हेलो एल वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की पोल साइंस का क्वेश्चन पेपर, और ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2024 का। और मुझे लगता नहीं है कि मेरे को बताने की जरूरत है कि लास्ट ईयर के पेपर करना कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको पिछले साल भी दिखा चुका हूँ, पिछले से पिछले साल 2023 में भी आपको दिखा चुका हूँ कि जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो डायरेक्टली डिट्टो जो है वो रिपीट होते हैं। एमसीक्यू में थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है, पर जो बड़े क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के हो गए है ना, बड़े जो भी 2 मार्क्स के 4 मार्क्स के, ये सारे डिट्टो जो है वो रिपीट होते हैं। ठीक है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मेरा चैनल है भरत खोरवाल करके, 2024 को मैंने 2024 में एग्जाम के दिन लाइव ली थी। जैसे कि बच्चों को पता ही है, वैसे तो अगर कोई नया बच्चा है तो इसलिए मेरे को बताना पड़ रहा है। मैं ना क्या करता हूँ, हर चैप्टर के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, 6-7 क्वेश्चन मैं हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, और वो सारे के सारे पीवाईक्यूज होते हैं। ठीक है। मैक्सिमम 7-8 ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ आपको। एक चैप्टर के अंदर से मैक्सिमम पीवाईक्यूज होता है। इक्का दुक्का क्वेश्चन मेरे को लगता है कि हाँ यार ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये आएगा, तो मैं डालता हूँ उसके अंदर। और 2024 की आपको यहाँ पर लाइव मिल जाएगी, चेक कर लेना। हर एक क्वेश्चन मैंने मैच करवा रखा है, बड़े क्वेश्चन हर एक मैच करवा रखे हैं। एमसीक्यू में जैसे मैंने बताया वेरिएशन आती है, और एमसीक्यू के लिए मैं आपको बता दूं, इसी वजह से सेम चैनल पे मैं डेली, जब तक आपके एग्जाम खत्म नहीं हो जाते, लाइव लूंगा, डेली लाइव लूंगा। ठीक है। जहाँ पर हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू करेंगे। ओके। तो एक एक क्वेश्चन जो मैंने मैच करवाया था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट ईयर के पेपर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे पीवाईक्यूज ही होते हैं, जो लास्ट ईयर के पेपर में आ रखे हैं। ठीक है। और एमसीक्यू में थोड़ी वेरिएशन होती है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या वेरिएशन होती है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये बताओ कि इसमें से कौन सा साउथ एशिया की कंट्री नहीं है। इस बार क्वेश्चन आ जाएगा कौन सी है ना। यहाँ पर लिखा है कि आसियान का फाउंडर मेंबर कौन सा नहीं है, आपसे पूछा जाएगा सार्क का बताओ, या आसियान का मेंबर कौन सा है, तो ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। तो ये ऐसे छोटी मोटी वेरिएशन आती है एमसीक्यू में भी। एमसीक्यू में भी पैटर्न जो होता है वो सेम ही रहता है। क्लियर होगी ये बात? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब बात वही आ जाती है, बात बच्चे वही पूछेंगे कि सर जब सारा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ रहा है, तो अब हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो। तो दे तो दिया यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आओगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप न्यू वीडियो डालोगे, न्यू वीडियो भी मैं डाल दूंगा, बट उसमें ज्यादा चेंज होंगे नहीं, कुछ होगा ही नहीं चेंज। जो मैंने चैप्टर अपलोड नहीं करे थे वो अपलोड कर दूंगा मैं, बट ज्यादा इसके अंदर चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्या पिछले साल एक भी क्वेश्चन अलग आया था? जब एक क्वेश्चन अलग नहीं आया तो मैं क्यों आपके लिए क्वेश्चन ऐड करूं? है ना। दिक्कतें बढ़ेगी। मैं चाहता हूं कि 7 क्वेश्चन जब आ ही नहीं रहा, अब देखो कराने का तो मैं दे दूं कि यार एक चैप्टर के अंदर से 20 क्वेश्चन कर लो, आप ये लो 20 क्वेश्चन कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं निकलेगा। मैं 6-7 क्वेश्चन इसलिए, अब 6-7 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, और उसके अंदर से सारा का सारा पेपर जो है उस चैप्टर के अंदर से जो भी पूछा गया उसी 6-7 क्वेश्चन से आया है। तो जब अलग आया ही नहीं, तो मैं क्यों आपके लिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊं और बोलूं कि नहीं 4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लो ये वाली। ऐसा नहीं करूंगा ना मैं आपके लिए। अपने को मार्क्स चाहिए फुल। और ऐसा भी नहीं है कि मार्क्स चाहिए फुल तो इसके चक्कर में हम एक ही चैप्टर को 6-6 7-7 8-8 घंटे एक एक दिन 2-2 दिन लेकर बैठे रहे। इसका कोई रेलेवेंस नहीं बनता इस टाइम। अगर 2 महीने पहले ये चीज़ हम करते तो बात समझ आती, बट इस टाइम नहीं, क्योंकि हमारा एग्जाम है। ओके। तो डेली मैं एक पेपर अपलोड करूंगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग, और ये वाली वीडियो जो है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए नहीं है। डिस्क्रिप्शन में अगर आप चेक करोगे तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए सेम पेपर मैंने हिंदी में अपलोड कर रखा है। ठीक है। क्योंकि मैं फिर इंग्लिश हिंदी दोनों को एक साथ करवाता हूँ, तो बच्चे बोलते हैं कि सर हमको हिंदी का भी सुनना पड़ता है। कुछ बच्चे बोलते हैं जो इंग्लिश वाले होते हैं वो बोलते हैं हिंदी का सुनना पड़ता है, इंग्लिश वाले बोलते हैं, हिंदी वाले बोलते हैं कि सर हमें इंग्लिश का सुनना पड़ता है। तो इसलिए मैंने अलग अलग जो है वो वीडियो बनाने का सोचा है। क्लियर हो गई ना? कोई बात दिक्कत नहीं है इसमें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो का लिंक भी और पीडीएफ का लिंक भी जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रात को 10 बजे आ जाना, यहीं पर लाइव लेंगे चैप्टर वाइज एमसीक्यू की। ठीक है। चलो जी, क्योंकि एमसीक्यू भी कटने नहीं चाहिए मार्क्स, है ना। चलो इंग्लिश में बोला था ना मैंने, ये वाली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए वीडियो है। चलो आ जाते हैं, और मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी समझाऊंगा एमसीक्यू में, ताकि ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए सुनना मेरी बात। पहला क्वेश्चन है कि आसियान वे जो है वो कौन सा तरीका यूज करता है इंटरेक्शन करने का। द आसियान वे इज अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट इज, कैसा होता है वो इंटरेक्शन। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आसियान क्या होता है। आसियान जो है वो 1967 में बनाया गया था। ठीक है। और 1967 के अंदर बनाया गया था। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके अंदर इस टाइम टोटल मिला के 10 कंट्री है। स्टार्टिंग में कितनी थी? 5 कंट्री। जो फाउंडिंग मेंबर थे ना वो ये थे सारे के सारे। मैंने आपके लिए ना थोड़ी चीज़ें आसान कर दी। अच्छा, ये लिखा हुआ आपको दिख रहा है, इसका मतलब आई होप आपको समझ आ ही गया होगा कि ये वीडियो मैं जो है वो दूसरी बार बना रहा हूँ, क्योंकि ऑडियो वगैरह की दिक्कत आ गई थी। मैं एक बार चेक कर लूँ क्या? चलो जी, वॉइस आ रही है। तो ये जो 5 कंट्री है ना स्टार्टिंग की, ये सारे फाउंडिंग मेंबर है, तो जो 1967 में बैंकॉक में इकट्ठा हुए थे, और उन्होंने जो है वो ये आसियान बनाया था। आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है ना। और ये 5 फाउंडिंग मेंबर है, जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन से, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और हमारा इंडोनेशिया।
ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अच्छा, आसियान जो है ना अपनी प्रॉब्लम को, क्योंकि 10 कंट्री है, लड़ाई हो सकती है, तो इनके लड़ाई को या जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व करने का अपना तरीका यूज करता है। और वो तरीका कैसा होता है? फॉर्मल होता है? नहीं, इनफॉर्मल तरीका यूज करते हैं। कन्फर्टेशनिस्ट होता है? नहीं, नॉन कन्फर्टेशनिस्ट होता है। क्या प्रोवोकेटिव होता है? नहीं, प्रोवोकेटिव नहीं होता। वो होता है जी कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव तरीका, शांति से बातचीत करके जो है वो प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये वैसे क्वेश्चन जो है ना, वो आप माइंड से भी कर सकते थे। कन्फ्रंटे लड़ाई झगड़ा करके प्रॉब्लम को सॉल्व थोड़ा ना किया जाए, प्रोवोकेटिव तरीके से भी नहीं। इसके अंदर से आपको तुक्का भेजना था। अगर मान लो बिल्कुल आपने आसियान में पढ़ा नहीं है, तब भी मैं आपको बेसिकली ये भी प्रोवाइड कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, क्या मान लो कभी कभार एमसीक्यू में फंस जाओ तो कैसे एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इसमें से कौन सा फाउंडिंग मेंबर नहीं है आसियान का। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सिंगापुर भी है, थाईलैंड भी है, इंडोनेशिया भी है, फिलीपींस भी है, और एक कंट्री रह गई क्या? फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया। म्यांमार नहीं है जी। तो इसका आंसर है सी। म्यांमार कंट्री है, आसियान की ही कंट्री है, बस आसियान की फाउंडिंग मेंबर नहीं है। देखो, फाउंडिंग मेंबर क्या थी? जो स्टार्टिंग में 5 कंट्री मैंने आपको बताई थी ना, फाउंडिंग मेंबर है। म्यांमार है बट फाउंडिंग मेंबर नहीं है, वो बाद में ऐड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा साउथ एशिया का पार्ट नहीं है? तो एक चीज और भी बता दूं, बहुत बार है ना बच्चे ये नहीं नहीं पढ़ते, वो करते हैं कि हाँ जी है, फिर देखते हैं अरे बांग्लादेश तो साउथ एशिया का पार्ट है, लगा के आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। ठीक है? तो वैसे मैं बता दूं, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, मालदीव्स भी है, चाइना नहीं है। ओके। और एक जो साउथ एशिया का ही एक एसोसिएशन है जिसका नाम है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, और ये बना था 1985 के अंदर, और उसमें भी चाइना नहीं है। ठीक है? और ये सारी की सारी कंट्री है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन में, ओ सॉरी, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, है ना? वैसे आसियान में भी सार्क में भी यही सारी सारी कंट्री है। चलो जी, अब आ जाते हैं जी हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? अब है ना, इसको है ना आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है? थोड़ा अगर आप देखो, मैं ना आपको इसका आंसर तो बताऊंगा, बट इसको अटेम्प्ट करने का तरीका देखो। आप अगर थोड़ा सा भी बच्चे ने पढ़ा होगा ना, तो उसको ना याद होगी, अ, एक चीज तो याद होगी कि अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा इसमें से कौन सा ऐसा नाम है जो आपको थोड़ा सुना हुआ लग रहा है? जनरल जियाउल हक, बेनजीर भुट्टो, जनरल परवेज मुशर्रफ, पूरा नाम इसका परवेज मुशर्रफ है, और जुल्फिकार अली भुट्टो। अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो इसका नाम है जनरल। 2008 में ना इसने मिलिट्री कू किया था। ठीक है? पीएम को हटा के, नवाज शरीफ को हटा के खुद पीएम बन गया था ये। एक्चुअल में इन सब में से सबसे नया है ना, वो यही है, परवेज मुशर्रफ ही है। 2008 के टाइम में बना था ये। जुल्फिकार अली भुट्टो सबसे पुराना, 71 72 के अंदर। ठीक है? और 78 के अंदर जो है वो हमारा जियाउल हक। बेनजीर भुट्टो 96 में आई थी। तो क्या है कि हमारा सबसे एंड में दो, वैसे चलो पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो तीसरा सबसे एंड में है, तो इसका आंसर देखो ए ही बन रहा है। एक्चुअल में आपको सबका ईयर याद करने की जरूरत भी नहीं है, मतलब सबका ईयर जरूरी नहीं है कि आपको याद हो, यही तो खासियत होती है। बच्चे कहते हैं मेरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन में फंस गया। सबसे आसान यही होता है, क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि यार हमें ये होगा, पहले ये होगा। ये ऐसे मत करो, क्वेश्चन को ये देखो कि ना, ऑप्शन से देखो। ये फोर्थ ऑप्शन जो है ना, हमेशा ये चेक करा करो कि ना दो, पहले या तो फर्स्ट वाले चेक करा करो और एंड वाले चेक करा करो। मैक्सिमम टाइम 99% टाइम अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, इसका कि एग्जैक्ट ईयर नहीं पता, तो आपको ये जरूर पता होता है कि स्टार्टिंग ईयर, स्टार्टिंग इनमें से फर्स्ट कौन होगा या लास्ट पता होता है। तो अब चेक करो इनमें से फर्स्ट के ऑप्शन देखो, इसमें मैच नहीं कर रहे, फर्स्ट और फोर्थ दो दो अलग अलग दे रखे हैं। तो मैं फर्स्ट और फोर्थ में फंस सकता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं देखूंगा, मैं लास्ट में देखूंगा। देखो फर्स्ट सेकंड, अच्छा इसमें भी है, बट अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जाए तो ये थोड़ा ज्यादा ईजी है। ठीक है? तो इसके लिए मैंने चेक करा, और वैसे आपको पता होगा कि हाँ जी, जो हमारा जनरल मुशर्रफ है वो लास्ट था, तो जी लास्ट मार्क करके मैं आगे बढ़ गया। ठीक है? और जैसे कि अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया के पीएम की लिस्ट, और पीएम की लिस्ट तो आती है, इंडिया की पीएम की लिस्ट का क्वेश्चन पक्का आता है कि बताओ कि 67 में कौन पीएम था, इसमें कौन पीएम था, इसमें क्वेश्चन कौन 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 पीएम था। और बोला या तो ये बोला जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। तो आपको चाहे कुछ पता हो या ना पता हो, ये तो पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू जो होंगे वो सबसे फर्स्ट ही होंगे। तो कभी कभार चेक किया करो ऑप्शन के अंदर, क्या पता एक ही ऑप्शन हो जिसमें फर्स्ट नंबर पे जवाहरलाल नेहरू दे रखा हो, है ना? तो ये तरीका बता रहा हूँ मैं इनको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक, वैसे अगर आपको ईयर देखना है तो ये जो ईयर वगैरह वाला भी दे रखा है और इंडिया का भी दे रखा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। ठीक है? और ये जो आंसर की है, और ये पेपर भी दे दूंगा मैं आपको टेलीग्राम पे। मेन पॉइंट स्टडी 12th आर्ट्स लिखना, आप आर्ट्स के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। ठीक है? चलो जी, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो न्यू सोर्स ऑफ थ्रेड नहीं है? नहीं है। टेररिज्म न्यू है, पहले नहीं होता था। पहले मतलब आज से 1000 साल पहले टेररिज्म नहीं था, हाईजैकिंग ऑफ प्लेन, प्लेन ही नहीं थे, तो ये नहीं था।
यूज़ ऑफ ड्रोन ये भी 1000 साल पहले नहीं होता था। वॉर तो हज़ारों सालों से चलती आ रही है। तो ये जो है ना वो न्यू नहीं है, ओल्ड है। ट्रेडिशनल तरीका है ये। तो यानी इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला कि एक अलायंस इज़ अ कोलिजन। अलायंस है ना एक कोलिजन होता है जिसमें बहुत सारी स्टेट साथ में आती है या एक साथ में कोऑर्डिनेट करती है ताकि अपनी कंट्री को डिफेंड कर पाए किसी भी मिलिट्री अटैक के थ्रू। ठीक है? और क्यों बनाया जाता है ये मिलिट्री अलायंस? वही वाली बात है कि अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए, ताकि दूसरी कंट्री से थोड़ा रिलेटिवली वो ज़्यादा पावरफुल रहे। तो देखो मैंने दोनों ही चेक कर लिए, दोनों ही सही बात लिखी है और दोनों ही जो है वो आपस में रिलेटेड है। ठीक है? अलायंस बनाया इसलिए जाता है ताकि अपनी पावर को जो है वो बढ़ाया जा सके। तो दोनों सही है और दोनों को आपस में लेना-देना है ए। ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। आ जाओ जी। व्हिच वाज़ द कंसिडरेबल अनईज़ इन द इंडो-यूएस रिलेशन इन 1950s? इंडिया और यूएस के रिलेशन में जो है वो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई 1950s में? क्या नाटो बनाया? क्या इंडिया जो है वो नाटो का पार्ट नहीं था इसलिए? नहीं, देखो इसलिए थोड़ी ना, क्यों? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी कंट्री थी जो नेटो का पार्ट नहीं थी। स्टार्टिंग में तो 12 कंट्री थी नेटो में, तो क्या पूरी दुनिया को यूएस अपना दुश्मन बना लेगा? तो ऐसा तो नहीं होगा। दूसरी बात है कि इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर था नैम का, तो इंडिया ही नहीं था और भी थे, तो ऐसी बात नहीं है। और हंगरी से तो हमारा कोई लेना-देना नहीं है। बात पता है क्या हुई थी कि सोवियत यूनियन ने हंगरी को इन्वेड कर दिया था, तो उससे इंडिया और यूएस के रिलेशन क्यों खराब होंगे? रिलेशन इंडिया के पता है क्यों खराब हुए यूएस से? क्योंकि हम जो है ना वो सोवियत यूनियन के साथ थोड़ा-सा ज़्यादा पार्टनरशिप वगैरह कर रहे थे, नज़दीक आ गए थे थोड़ा-सा हम उनके, तो इस वजह से जो है वो यूएस को जलन हो रही थी। वो कह रहा है कि भाई आप तो कह रहे थे आप नॉन अलाइन्ड मूवमेंट हो यानी नैम हो, आप तो किसी की तरफ नहीं ले रहे, तो आप तो सोवियत यूनियन की तरफ ले रहे हो, तो आप तो गलत हो, तो इसकी वजह से दिक्कत क्रिएट हो गई थी, हम दोनों के बीच में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का इनमें से कौन सा मेजर ऑब्जेक्टिव नहीं था फॉरेन पॉलिसी का? वो अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन करना चाहते थे, मतलब अपने देश को अखंड रखना चाहते थे कि कोई दूसरा कंट्री हार्म ना कर पाए, कोई दूसरा कंट्री अटैक ना कर पाए। बिल्कुल सही बात है। हर कंट्री का पीएम यही सोचता है, तो जवाहरलाल नेहरू ने भी यही सोचा होगा। अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना ये भी सोचा होगा। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियर पावर जो है वो बनना कभी भी जो है वो मोटिव नहीं था। ये उनकी मेजर पॉलिसी नहीं थी। और देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है कि जो हमारे जब नेहरू जी की कौन सी फॉरेन पॉलिसी नहीं थी? अब देखो, 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 देखो। एक चीज़ दिखाता हूँ। अम, कहाँ गया बोला क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आया था कि ये बताओ कि जो हमारे ज ये देखो, हाइलाइट द रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो वो फॉरेन पॉलिसी वाले पॉइंट इसके अंदर आप लिख सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, और उन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने करी है और ये नहीं करी, है ना? तो इसका आंसर वैसे ए है, सी है। और बाकी जो है वो आप समझ ही गए हो कि मैंने आपको ये भी दिखा दिया है कि कभी-कभार क्या होता है कि एमसीक्यू के अंदर ही जो है के अंदर ही बड़े क्वेश्चन का आंसर कभी-कभार मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कौन-सी बात नहीं लिखी हुई? सही नहीं लिखी हुई, फॉल्स लिखी हुई है। ही वर्क एज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस पार्टी टिल 1966। देखो, देखो ध्यान से सुनना। इंडिया के अंदर पता है क्या सिस्टम है? अगर कोई पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होता है ना, वो पीएम नहीं बनता। पीएम अलग होता है और जनरल सेक्रेटरी पार्टी का अलग होता है। 1966 में जो हमारे, इतना आई होप आपको पता हो कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो 1966 में पीएम थे। 19 वैसे उनकी डेथ हो गई थी, 11 जनवरी को ही उनकी डेथ हो गई थी, ताशकंद के अंदर, ठीक है? तो उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, 1966 के अंदर ही उनकी डेथ हो गई थी। तो क्या उस टाइम वो जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस थे? नहीं, मैंने अभी-अभी आपको बताया कि वो पीएम थे, और पीएम जैसे इस टाइम जो है वो बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी पीएम है, बट जनरल सेक्रेटरी जो है वो बीजेपी के कोई और है। तो हमेशा इंडिया में भी ऐसे ही चलता रहा। कांग्रेस का जो होता है जनरल सेक्रेटरी अलग होता था और पीएम, जैसे अगर मान लो इस टाइम अगर मैं आपको इस टाइम अगर मान लो, अब मैं पॉलिटिक्स में घुसना नहीं चाहता, बट मान लो लेट्स अज्यूम कि पीएम जो है वो राहुल गांधी बन जाते हैं। अज़्यूम कर लो, मुश्किल है, मेरे ख्याल से तो अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल सा ही है, बट ठीक है। तो क्या वो जनरल सेक्रेटरी भी रहेंगे कांग्रेस के? नहीं, वो तो अभी अभी मल्लिकार्जुन खड़गे है। यस और नो? क्लियर हो गई ना बात? चलो जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। तो दिल पे मत लेना, बट जो भी है। दूसरी बात है, जय जवान जय किसान का नारा भी उन्होंने ही दिया था, ठीक है? और वो कैबिनेट में बहुत कम समय के लिए थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, पता है क्यों? रेलवे मिनिस्टर थे वो हमारे, एक्सीडेंट हो गया था, उन्होंने बोला कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, रिज़ाइन करता हूँ, मैं शायद अच्छा रेलवे मिनिस्टर नहीं हूँ, इसकी वजह से हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो यानी तीनों सही है, ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है। ठीक है? रेलवे इंसिडेंट से याद आया कि अभी कुछ ही टाइम पहले दिल्ली में भी हुआ था।
और क्या ही बोलूँ अब मैं छोड़ो यार, है ना? मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत दूर की बात है, बट चलो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि इनमें से फोर्थ इलेक्शन में यानी 1967 के अंदर जो हमारा इलेक्शन हुआ था, 67 में हुआ था ना, पहला हुआ था 51 में, दूसरा हुआ था 56 में, 60, हाँ 67 में जो इलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम हम कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे? मानसून का फेलियर, बिल्कुल सही बात है। फूड क्राइसिस, बिल्कुल सही बात है। हैवी रेनफॉल, देखो देखो, अब इस चीज को समझो, देखो कितना मतलब कॉमन सेंस वाली बात है। मानसून का मतलब होता है बारिश। अगर बारिश नहीं आ रही तो हैवी रेनफॉल कैसे होगा? इन दोनों में से एक ही पॉइंट सही होगा, और इसका आंसर जो है वो ये सही है। अगर ये सही है तो ये गलत है। ठीक है, चलो एक तो गलत हो गया, और बाकी फूड क्राइसिस थे और डिप्लीशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये भी है। तो वन टू और फोर्थ, वन टू और फोर्थ सी आंसर है ना? तो एमसीक्यू बड़े आसान होते हैं, समझ रहे हो? बच्चे सोचते हैं कि यार कैसा एमसीक्यू आ गया सर, टफ है ये तो। बहुत टफ नहीं होता बच्चे, बड़ा इजी होता है, थोड़ा सा समझना है बस, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि क्रोनोलॉजिकल इंडियन पीएम को तो याद होनी ही होनी चाहिए, और इस चीज़ में बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जनता पार्टी वाला दल कौन सा था सर, ये किस पार्टी से, ये किस पार्टी से। अरे आपकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी, ये देखो जी, आपके लिए मैंने अलग से इंडिया के पीएम की लिस्ट बना दी है। ठीक है, तो जितने भी पीएम है टिल अभी तक, 1947 टिल नाउ, जो भी हमारे पीएम थे सारे लिख दिए मैंने, टेन्योर लिख दिया उनका, और साथ में उनकी पार्टी और उनका अलायंस भी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाने हैं, तो सबसे जो है वो अब देखो, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इन इन चारों में से सबसे पहले मैं लिस्ट से वेरीफाई करवाऊंगा आपको, ताकि आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो जाए कि हाँ लिस्ट सही है। देवगौड़ा हो गए, चंद्रशेखर हो गए, वीपी नरसिम्हा राव हो गए, पीवी नरसिम्हा राव हो गए हमारे, और वीपी सिंह हो गए। अब देखो इसके अंदर नीचे से शुरू करते हैं, सबसे नीचे एक एक ये लो। देवगौड़ा कब थे? 67, 66 और 97 तक थे ये। सॉरी 96 से 97 तक थे, एक साल तक रहे थे। और जनता दल यानी जनता दल यानी यूनाइटेड फ्रंट अलायंस, मतलब पार्टी इनकी जनता दल थी, और जो अलायंस था वो यूनाइटेड फ्रंट अलायंस था इनका। ठीक है, आ जाओ जी। तो फर्स्ट जो है वो सबसे एंड वाले हैं, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब इससे ऊपर देख लेते हैं, इनसे ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है देवगौड़ा से पहले। तो क्या देखा था हमने? पीवी नरसिम्हा राव लिखा हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी तो उसमें ऑप्शन नहीं था। पीवी नरसिम्हा राव है, देखिए पीवी नरसिम्हा राव किस में लिखा हुआ है? पीवी नरसिम्हा राव लिखा हुआ है थर्ड में, तो इसका आंसर जो है वो डी है। क्लियर हो गया ना? चलो, ये पहला क्वेश्चन था जो मैंने लिस्ट से बताया, है ना? अब देखो इसके जस्ट नीचे, देखो नीचे कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब एच जी देवगौड़ा थे ना, यस और नो, एच डी देवगौड़ा थे ना, उन पे आ जाते हैं। एच डी देवगौड़ा के आगे मैंने क्या लिखा है? जनता दल यूनाइटेड फ्रंट अलायंस, क्या लिखा हुआ है? यूनाइटेड फ्रंट अलायंस, यानी जो हमारे थर्ड का जो होगा वो सेकंड होगा। थर्ड का सेकंड दो ऑप्शन में दे रखा है, चलो जी दो ऑप्शन में दे रखा है, यानी इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह थे, है ना, वो उनके अलायंस का क्या नाम था इनमें? आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि अलायंस वगैरह ही दे रखे हैं इनमें, तो इनके अलायंस का क्या नाम था बताओ? इनके अलायंस का नाम था यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। में दिखा भी देता हूँ आपको, हमारे कहाँ गई, ये रहो जी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो आप देख सकते हो इसी के अंदर से मैंने दो क्वेश्चन बता दिए, और अभी एक और आएगा एमसीक्यू। तो यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी इसका ये हो जाएगा, यानी फोर्थ का थर्ड हो जाएगा, फोर्थ का थर्ड हो जाएगा, इसमें दे रखा है, तो यानी आंसर डी करेक्ट है। क्लियर है, हो गया आपको? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। चलो जी, अब आ जाते हैं जी बड़े क्वेश्चन पे। और इसके लिए मैंने आंसर की खोल रखी है, बट वैसे मैं आपको मैच भी करवा सकता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन के अंदर लगे कि सर ये वाला वैसे तो मैंने जैसे बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो वगैरह दे रखी है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, एक एक क्वेश्चन जो है सारा का सारा मैच है। ठीक है, मतलब ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। तो बस बता रहा था मैं बात आपको। ठीक है, चलो जी बड़े क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो सारे एमसीक्यू हमारे हो गए ना? आ जाओ जी इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कि एक्सप्लेन दी टू फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान फेलियर बिल्डिंग इन दी स्टेबल डेमोक्रेसी। ये हमारा वो जिसमें अलग अलग कंट्री का दे रखा है, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन है। कंटेम्प्रेरी वाला है ना ये, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वाला क्वेश्चन चैप्टर है ये। मैंने आई होप इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे दे ही रखे हैं। एक बार मैं ओपन कर लूँ क्या? दे रखे हैं, एक बार मैं चेक करता हूँ, इसके शायद है मेरे पास। मैं चेक करवा देता हूँ आपको क्या मैंने इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे थे, इसके या नहीं दे रखे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। इसमें नहीं है। क्लास 12 पॉइंट साइंस
टेम्पररी लिखा होगा कुछ, या तो मेरे को पीडीएफ थोड़ा ढूंढनी पड़ेगी। आई होप इसके अंदर मिल जाए। एनवायरनमेंट है। नहीं जी, ये थोड़ा हिंदी में दे रखा है फिर। अरे, हैंग हो गया क्या ये? चलो जी, चल गई दोबारा से। ये हिंदी में दे रखा है, बट आई होप ये यही वाला नहीं नहीं, ये सेकंड चैप्टर है। कोई बात नहीं, वो मैं पीडीएफ ढूंढनी पड़ेगी फिर मेरे को। चलो, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट कल जो पेपर करवाऊंगा उसके अंदर मैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ पहले ही खोल के रखूंगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी कभी भी नहीं रह पाती। इसका रीज़न क्या है? इसके दो बहुत बड़े रीज़न है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वहाँ पर क्या है कि जो क्लर्की वगैरह है, जो अमीर लोग हैं, वो सारे के सारे क्या सपोर्ट करते हैं? वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते। तो एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात है कि वहाँ पर जो लोग हैं ना, उनको भी लगता है कि डेमोक्रेसी रहेगी ना तो हम इंडिया के साथ अगर वॉर हो जाएगी तो सही से नहीं लड़ पाएंगे। तो ये दूसरा रीज़न है। और तीसरा है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो बाहर की जो इंटरनेशनल जो बाकी कंट्रीज़ है, नेबरिंग कंट्री है, या जो भी नेबरिंग कंट्री नहीं बट जो सुपर पावर है, ठीक है, यूएस वगैरह, जो भी सारी की सारी कंट्री है, वो भी सपोर्ट नहीं करती चाइना की पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को। क्योंकि उनको लगता है कि अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी रहेगी तो टेररिज्म इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है। देखो, यही सारी की सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई होगी। क्या लिखी हुई है? पहली बात तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, वहाँ पर मिलिट्री, क्लर्गी, लैंड ओइंग, एरिस्टोक्रेट्स, इनका ज़्यादा डोमिनेंस है और इस वजह से वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं रह पाती, क्योंकि ये भी लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते। दूसरी बात है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो अगर डेमोक्रेसी रहेगी तो हम हार जाएंगे। तो ये भी इस वजह से भी, डर की वजह से वो लोग डेमोक्रेसी को ढंग से वहाँ पर स्टैब्लिश नहीं करने देते। तीसरी बात है कि वहाँ पर इंटरनेशनल सपोर्ट भी पाकिस्तान को थोड़ा कम मिलता है डेमोक्रेसी को लेकर, क्योंकि मिलिट्री रूल, ऐसा लगता है उनको कि मिलिट्री रूल से टेररिज्म थोड़ा जल्दी खत्म किया जा सकता है। ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर टेररिज्म को थोड़ा बढ़ावा मिल सकता है, ऐसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईलाइट एनी टू फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश। सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है। अब है नहीं है वो अलग बात है, बट एग्जाम में आपको ये लिख कर आना है। ठीक है। और है ना, एग्जाम में याद रखना, इस बार जो है मेरे को लगता है कि ये पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो इंडिया और बांग्लादेश में अच्छी है, और कौन सी दो चीज़ें हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में खराब है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि पता ही है आपको बांग्लादेश के क्या हालात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं दिखा भी देता हूँ, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म। और भी बहुत कुछ लिख सकते हो आप चाहो तो। ठीक है। आप क्या लिखोगे? वैसे तो ये तीन ही मेन पॉइंट है। ओके। और यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी लिख देना, वो भी चलेगा इसके अंदर। ठीक है। चलो, नेक्स्ट है कि दो फायदे बताने हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, यूएन के। अगर ये क्वेश्चन बड़े में भी आ सकता है। ठीक है। कि पहली बात क्या है कि वर्ल्ड पीस के लिए काम करता है। ठीक है। और ये ट्रेड के अंदर और बाकी जो कॉपरेशन वगैरह है वो भी इंक्रीज करता है। ठीक है। सबसे पहला क्या लिखोगे आप? कि ये जो है वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉल्व करने में हेल्प करता है और कॉपरेशन वगैरह इंक्रीज करता है। आई होप यही वाली बात लिखी, और बाकी टेररिज्म वगैरह को खत्म करने में। और ये देखो, वर्ल्ड पीस और वॉर के मैटर में जो है वो हेल्प करता है। और दूसरी बात है कि जो है वो हेल्प करता है कंट्री की, ताकि वो कॉपरेट कर सके और एक बेटर लिविंग कंडीशन बना सके सबके लिए। ये मैंने उसके अंदर भी बताया था आपको कि जो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ, व्हाई डू वी नीड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो उसके अंदर ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही तो है, यूएन। है ना। चलो, अच्छा, एक बात और बता दूं, जब आप मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखो ना, तो यार डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड करके लर्न मत करने लग जाना। सबसे बड़ी गलती है। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, स्टेट एनी टू एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन। मैंने ना क्वेश्चन दिया था, ये मेरे को याद आ गई बात। मैंने ना मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ में लिखवाया था क्वेश्चन। ये हमारा यही वाला है, चैप्टर नंबर 2, ये 6 है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। मैंने क्वेश्चन लिखवाया था कि वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, याद आ गया मेरे, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन था। बस ये लिखा था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस बतानी है आपको। बच्चा कह रहा है सर यहाँ पर तो यूएन की पूछी गई है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज बताने हैं। भाई, बात सेम ही होती है। बट ये बात मैंने वीडियो में बोली भी थी, बट आपने सिर्फ पीडीएफ, अगर आप डायरेक्टली डिट्टो लर्न करना शुरू करोगे तो ऐसे कैसे चलेगा यार? है ना। बिना चैप्टर की, जीरो नॉलेज के साथ, अगर अगर आपको चैप्टर की नॉलेज है, फिर तो आपको लग रहा होगा, आप भी सोच, अगर आपने चैप्टर सारी कर रखे है ना, तो आप भी सोच रहे हो सर ऐसे क्या कोई गलत थोड़ा ना करके आ सकता है। बट गलत करके आए हैं बच्चे, इसलिए तो बता रहा हूँ मैं आपको। तो इंपॉर्टेंस पूछी जाए, एडवांटेज एक ही बात होती है। ठीक है। चलो, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि फर्स्ट सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो उसके मेन आर्किटेक्ट कौन थे?
सेकंड के से जानने से पहले फर्स्ट का बता देता हूँ मैं आपको, फर्स्ट का सुन लो। जो हमारे क्या नाम था उसका, के एन राज थे, के एन राज थे। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस किया गया था। ठीक है। सेकंड के अंदर जो थे वो पीसी महालनोबिस थे, और इसमें जो है वो इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। और कभी कभार डिफरेंस भी आ सकता है, तो ये भी सुन लो कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसकी स्पीड स्लो थी, सेकंड 5 ईयर प्लान की फास्ट थी। 3 डिफरेंस हो गए, बहुत है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाता है कि डिफेक्शन का क्या मतलब होता है। जब एक पर्सन एक पॉलिटिकल पार्टी से एक सिंबल लेकर जीता हो, ये आंसर मैंने सारे लिख रखे हैं यहाँ पर, तो सिर्फ रीड ही करने हैं। तो ये देखो, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि पीसी महालनोबिस थे, और इसमें हैवी इंडस्ट्री पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया था, और इसमें स्पीड जो थी वो फास्ट थी। ठीक है। अच्छा, इसी से बता दूं, क्वेश्चन तो उसके अंदर लिखे हुए ही हैं, है ना। चलो, मीनिंग ऑफ डिफेक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया। जब एक पर्सन एक पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट होता है, एक पॉलिटिकल सिंबल का यूज करके इलेक्ट होता है, बट वो अपनी पार्टी फिर चेंज कर देता है और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसको कहते हैं डिफेक्शन। मान लो मैं कांग्रेस से लड़ा, फिर मैं आम आदमी पार्टी में चला गया, तो ये क्या चीज़ है, ये डिफेक्शन कहलाएगी, क्योंकि मैंने सिंबल तो कांग्रेस का यूज़ किया था जीतने के लिए, बट मैं फिर आम आदमी पार्टी में चला गया। तो डिफेक्शन। वैसे अब जो है वो डिफेक्शन खत्म हो चुका है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ आ चुके हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि ऐसे दो चेंजेस बताओ जो 2024 से 2024 के बाद आए हैं। और मतलब एक तरह से अगर आप कंपेयर करो 1989 से लेकर 2014 तक के टाइम को, और 2014 के बाद के टाइम को, इन दोनों टाइम पीरियड के अंदर, इन दोनों टाइम पीरियड में क्या डिफरेंस है, मेजर इंडियन पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस है। तो मैं आपको बता दूं, 89 से लेकर 2024 तक, 2014 तक जो है वो इंडिया के अंदर जो थी वो कोलिजन गवर्नमेंट थी। ठीक है। और 2014 के बाद जो बनी है ना, वो बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, 282 सीटें मिली थी बीजेपी को, क्लियर मेजोरिटी थी। तो पहला तो डिफरेंस यही लिखा हुआ है। दूसरी बात है कि जो ड्यूरिंग द पीरियड 1989 से लेकर 2014, जो रीजनल पार्टी थी ना, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया था गवर्नमेंट बनाने में। तो यानी बहुत सारी रीजनल पार्टी ने मिलकर ही, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस को सपोर्ट किया था। और फिर उन्होंने, आपको पता है कि 2004 से लेकर 14 तक जो है वो गवर्नमेंट बनाई थी। तो इस मेरे कहने का मतलब है कि 1989 से लेकर 2014 में रीजनल पार्टी के सपोर्ट से ही सेंटर के अंदर गवर्नमेंट बनती थी। पर 2014 के बाद जो है, ये जो है वो थोड़ा सा मतलब ये चीज़ जो है वो खत्म ही हो गई, क्योंकि बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी मिली, उसको जरूरत ही नहीं थी रीजनल पार्टी के सपोर्ट की, है ना। चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि एक्सिस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन जो है वो एक सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, मैंने खोली भी है इसकी पीडीएफ। ये वाला, चलो ये वाले चैप्टर की तो शायद मेरे पास यहीं पर पीडीएफ पड़ी होगी, मैं उसको खोल लेता हूँ। नहीं यार, ढूंढने में फिर मैं टाइम लगा दूंगा। चलो यार, ये ढूंढनी पड़ेगी, छोड़ो। मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन के। अच्छा, नोट्स तो नोट्स भी खोलने पड़ेंगे। तो ये हमारा कौन सा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है ना ये, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर करके चैप्टर है ये। ठीक है, आई होप इसमें दिख रहा हो, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। इसमें चेक करते हैं एक बार, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, सत्ता का ये रहा जी, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर ये रहा। नहीं नहीं, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है ये तो, ये रहा जी, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, हाँ ये आ गया, ये रहा जी। आपको सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर फीचर ऑफ यूरोपियन यूनियन लिखने हैं। ठीक है। चाहे आप थोड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं एक बार दोबारा से। आपसे पूछा है कि ये बताओ कि इंपॉर्टेंस ऑफ यूरोपियन यूनियन बताओ। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ, मतलब इकोनॉमी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं यूरोपियन यूनियन में। तो ये सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वही बात मैंने इसके अंदर भी लिखी हुई है। ये रहा जी, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यूएस से बड़ी है, कॉमन, अरे सोवियत यूनियन कहाँ से खुल गया यार। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी थोड़ा खोलना था। मैं ना रात को ऑलमोस्ट 3 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वजह से यार थोड़ी ओके, लाइट की वजह से मेरे को थोड़ा सा आंखों में लग रहा है, तो उसकी वजह से ओके। तो यही है फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। 28 कंट्री है, अपना फ्लैग है ना, ये सारी की सारी बातें। ठीक है, यूएस से ज़्यादा जो करेंसी है इसकी स्ट्रॉन्ग है, जीडीपी जो है वो यूएस से ज़्यादा है, कंबाइंड जीडीपी यूएस से ज़्यादा है। और इसका वर्ल्ड ट्रेड जो है था वो भी यूएस से 3 गुना है इसका। ओके। और परमानेंट मेंबर है इसकी एक कंट्री, ब्रिटेन अब हट चुकी है, ब्रिटेन जो है अब ईयू का मेंबर नहीं है। फ्रांस है, तो फ्रांस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर भी है, और 2003 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ट्राई किया था। 550 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है,
और स्पेस और टेक्नोलॉजी में भी वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो ये सारी बातें लिखी हुई है, अब यही बातें यहाँ पर चिपका रखी है देखो इन्होंने, है ना? कि मतलब क्लोजेस्ट वो है, टाई वगैरह है, इकोनॉमी उससे बड़ी है ना? और डब्ल्यूटीओ और बाकी जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। जस्ट अ सेकेंड, चलो जी ठीक है, मैं देख लूँ एक बार रिकॉर्ड हो रही है, हो रही है। सेकेंड, मेरे को लग रहा है कि चलो जी ठीक आ रही है वॉइस, तो क्लियर हो गया ना ये? तो ये समझ आ गया आपको कि बेसिकली क्या है कि जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में वही ट्रेड वगैरह से रिलेटेड बातें करनी है आपको, कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ट्रेड जो है वो यूएस से ज़्यादा है, जीडीपी जो है वो यूएस से ज़्यादा है, इसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी जो है अपने नेबरिंग एशिया और अफ्रीका पे है, और डब्ल्यूटीओ के अंदर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये लिखना है आपको। दूसरी बात है कि रोल ऑफ यूरोपियन यूनियन इन सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो वही सारी की सारी बातें लिखनी है कि इसमें बहुत सारी अलग अलग कंट्री है, और एक तरह से है ना ये सुपर नेशनल है, यानी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर है। वही है कि इसका अपना फ्लैग है, अपना एंथम है, फाउंडिंग डेट है, मतलब एक है ना बड़े कंट्री की तरह एक रिएक्ट करती है। जैसे इंडिया, इंडिया एक नेशन है, इंडिया का फ्लैग है, तो वैसे यूरोपियन उनका अपना अपना अलग से फ्लैग है। कभी कभार आ जाता है कि उसका फ्लैग कैसा ब्लू कलर का गोल्डन स्टार है इसके अंदर 12। ठीक है जी, क्लियर हो गया? चलो, बाकी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चैप्टर वाइज वीडियो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा डीप में नहीं समझा रहा, क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीज़ें बता ही चुका हूँ। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से। चलो, तो यूरोपियन यूनियन जो है वो एक सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कहलाता है क्योंकि इसका खुद का फ्लैग है, नेशनल एंथम है, फाउंडिंग डेट है, करेंसी है इसकी यूरो, इसकी करेंसी है। दूसरी बात है कॉमन फोरम है जहाँ पर ये सिक्योरिटी से रिलेटेड डील करते हैं। ठीक है, और एक एंटिटी की तरह जो है वो बिहेव करते हैं। ओके, ऑल दो इन सारी की सारी कंट्री की जो है वो डिफरेंट पॉलिसी वगैरह भी होती है, कभी कभार इनकी मेंबर की ओन फॉरेन पॉलिसी और रिलेशन वगैरह होते हैं, एंड दे आर ऑफन ऑड विद ईच अदर, कभी कभार अलग भी होते हैं। ठीक है, बट फिर भी ये साथ रह के काम करते हैं, यस और नो? जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि जो मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने ना अमेरिका ने ओके, अमेरिका ने एक बार इराक पर अटैक किया था, ब्रिटेन ने इसका सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, जबकि जर्मनी और फ्रांस ने किया था। बेसिकली मैं आपको बता दूं, यूएस ने बेसिकली उस पर अटैक करने के लिए कोलिजन ऑफ विलिंग, ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। कोलिजन ऑफ विलिंग जो है वो किसने बनाया था? और यूएस ने बनाया था, और किसने ज्वाइन किया था इसको? जर्मनी और फ्रांस ने ज्वाइन किया था, ताकि इराक वगैरह पर अटैक किया जा सके। बट ब्रिटेन के पीएम ने इस चीज़ का सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, बट इसमें आपको रिलेवेंट रिलेवेंट पॉइंट ये ऊपर वाले ही लिखने हैं, और नीचे आप ये वाले लिखने हैं। इसमें बेसिकली ये बता रखा है कि एक सुपर नेशनल तो है, बट इनकी अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी भी होती है। मेन चीज़ आपको ये लिखनी है, अपना फ्लैग होता है, अपना नेशनल एंथम होता है, एक बड़ा एक एंटिटी की तरह बिहेव करती है ये। ठीक है, और इसकी अपनी खुद की एक अपना खुद का भी स्टांस होता है, जो ये कलेक्टिव लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि एक सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, ये आ गया क्वेश्चन। डिस्क्राइब दी फोर क्राइटेरिया प्रपोज इन 1997, यानी यूएन का अगर आपको परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर बन रहा है तो आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के आता है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको लगता है कि इंडिया को यूएन की परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल की? और मिलनी चाहिए तो क्यों मिलनी चाहिए? आपको बोलना है कि जी हाँ, मिलनी चाहिए इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप। क्यों? क्योंकि इंडिया जो 1997 के अंदर जो क्राइटेरिया बताया गया था यूएन के परमानेंट मेंबर का, वो हम क्राइटेरिया पूरा करते हैं। क्या? मेजर इकोनॉमिक पावर भी है, मेजर मिलिट्री पावर होनी चाहिए, यूएन के बजट में कंट्रीब्यूट करे, पॉपुलेशन अच्छी होनी चाहिए, रीजनल डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करे, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करे। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट हम पहले से ही क्लियर करते हैं, तो इसकी वजह से इंडिया को परमानेंट मेंबर होना चाहिए यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्राइमरी गोल जो होता है वो ह्यूमन सिक्योरिटी का क्या होता है? बेसिकली प्राइमरी गोल जो होता है ह्यूमन सिक्योरिटी का, वो ये होता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम दी थ्रेड इंडिविजुअल। ह्यूमन सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम दी थ्रेड, यानी जो भी थ्रेड वगैरह आ रहे हैं, मतलब किसी चीज़ का जो वायलेंस वगैरह से बचना, या जो भी सिक्योरिटी थ्रेड होते हैं उनसे बचना ही ह्यूमन सिक्योरिटी कहलाता है। दो टाइप की एक तरह से ह्यूमन सिक्योरिटी होती है, एक तो नैरो होती है, एक ब्रॉड होती है। देखो, नैरो सिक्योरिटी क्या होती है? जिसमें हम इंडिविजुअल के बारे में देखते हैं, यानी देखो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे जिसमें हम कम्युनिटी के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटी, इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात करते हैं, इंडिविजुअल के सिक्योरिटी की बात करते हैं, है ना। इंटरनल वॉयलेंस है इसको कहते हैं। ओके, मैं समझाता हूँ, देखो इसको ध्यान से सुनना, ब्रॉड कॉन्सेप्ट और उसके। जब मैं कोरोना की बात करता हूँ कि हमें कोरोना से बचना है, जो कोरोना महामारी है, या जो भी अलग अलग जो भी डिजीज़ है, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है,
जो भी है वाइड स्प्रेड या पेंडेमिक या एपिडेमिक, जो भी है, जो भी डिजीज़ है, ऐसे फैल रही है पूरी दुनिया में। तो मैं बोल रहा हूँ कि उससे हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो क्या मैं अपनी बात कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी कंट्री की बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं ओवरऑल ह्यूमन सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। तो ये होता है ब्रॉड कॉन्सेप्ट, यानी ऐसी चीज़ों, ऐसे एजेंडा को लेकर चलना जो सबके लिए हो, जो किसी एक पर्सन के लिए ना हो, जो सबको अफेक्ट करे, जैसे हंगर, डिजीज, नेचुरल डिजास्टर, ये हर कंट्री के अंदर आते ही आते हैं। इनमें से एक टेररिज्म भी आप लिख सकते हो, जहाँ पर एक से ज्यादा लोगों को मारा जाता है। वॉर आप लिख सकते हो। तो ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट है जो ह्यूमन को एज अ ह्यूमन इफेक्ट करता है, एज अ कम्युनिटी इफेक्ट नहीं करता। बट एक होता है नैरो कॉन्सेप्ट, जैसे कि मान लो पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी है, वहाँ की प्रॉब्लम जो है वो बड़ी ख़राब है। बांग्लादेश का भी आप देख लो, या बहुत सारी जो पैलेस्टाइन के अंदर जो इशू चल रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या, ये है नैरो कॉन्सेप्ट। जब आप एक कम्युनिटी के बारे में बात करो, एक टाइप के लोगों के बारे में ही और इनकी सिक्योरिटी के बारे में बात करो, ये है नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। ठीक है। नेक्स्ट है कि जब मतलब जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, जैसे एशिया हो गई, एशिया और अफ्रीका की जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी जैसे इंडिया, तो उन्होंने कौन कौन सी प्रॉब्लम, कौन कौन से सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करे थे। पहली बात तो उनको मतलब जो भी कंट्री आज़ाद वगैरह हुई थी 1947 या 1947 के आसपास ही, 40s के या 50s के टाइम में ही, जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है अपनी नेबर से। ठीक है, कि नेबर जो है वो अटैक ना कर दे। दूसरी बात है कि कभी कभार इंटरनल मिलिट्री थ्रेट भी रहते हैं, यानी देश के अंदर ही जो है वो दिक्कत ना हो जाए। जैसे कि पाकिस्तान में मिलिट्री कमांडर ही जो है वो लीडर बन गया था, डेमोक्रेसी को हटा दी थी उसने। दूसरी बात है, ये भी डर था कि कॉलोनी ना बना ले दोबारा से, जैसे इंडिया जो है वो यूएस ब्रिटेन की कॉलोनी रहा था, तो हमें डर था कोई दूसरा हमारे पे दोबारा से कब्जा ना कर ले। तो एक तो ये रहता है। तीसरी बात है कि कभी कभार पॉपुलेशन के अंदर भी जो है वो एक सक्सेशनिस्ट या सेपरेटिस्ट जो है वो चलना शुरू कर देते हैं कि जी हम तो अपनी अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, है ना। तो ये भी जो है, इसका भी डर रहता है न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री को। ओके। और कभी कभार जो होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिल जाते हैं, जैसे कि देखो, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर भी जो है वो इशू चलते रहते हैं। बहुत सारी लोग डिमांड करते हैं कि जी हमें अलग कर दो, है ना, वो सारी की सारी चीज़ें। अब पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें क्या है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल कभी कभार मिल जाते हैं, तो ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है ना। जैसे वो जैसे कश्मीर को लेकर जो है वो जो लोग मतलब हमारे आर्मी को मारते हैं, है ना, मतलब ये करते हैं वॉयलेंस वगैरह, निर्दोष लोगों को मारते हैं, पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता है, आईएसआई। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि देखो, था तो हमारा इंटरनल डिस्प्यूट, इंटरनल थ्रेट था, बट एक्सटर्नल भी मिल गया, उसके अंदर पाकिस्तान भी मिल गया जो एक्सटर्नल थ्रेट है। क्लियर हो गया, चलो जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं कि कीपिंग इन माइंड द क्रूशियल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन द डेमोक्रेसी, विच रूट डिड इंडियन नेशनल लीडर डिसाइड टू टेक द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री। ओके। कीपिंग इन माइंड ऑफ द क्रूशियल रोल ऑफ, ओके, सबसे पहले तो आपको बता, ये इसमें ये देखो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपको एक बात और बता दूं, कभी भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में, और कोई ऐसे क्वेश्चन जो आपको याद है बट कच्चा पक्का याद है, और आपको लग रहा है कि यार मेरे को तो पूरा जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो पूरा बना के लिखना पड़ेगा, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो। ऐसा क्वेश्चन, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया है जिसमें आपसे फीचर ऑफ सोवियत यूनियन पूछा है, इजी क्वेश्चन है, बट मान लो आपको सिर्फ इसके दो दो पॉइंट याद आ रहे हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन है, और ऊपर पूछा गया है कि वाई डेमोक्रेट, ये मान लो यही वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बना के लिखना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर यूरोपियन यूनियन का लिखते हो तो वो ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा। रीज़न क्या है, वैल्यू बेस में अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के यूज़ करते हो ना अपना, तो 6 में से 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे। बट अगर मान लो आपको बाकी जो फैक्ट वाला क्वेश्चन है उसके याद ही 2 पॉइंट है, तो आप उसको ज़्यादा कैसे लिख दोगे, चाहे कितना पढ़ा के लिख दो, नंबर तो उसमें दो ही मिलेंगे आपको। फैक्ट की बात होती है तो। ओके। चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला तो यही है कि डेमोक्रेसी, तो आपको बताना है कि जो पॉलिटिक्स होती है, कीपिंग इन माइंड द क्रूशियल रोल ऑफ द पॉलिटिक्स इन डेमोक्रेसी, आपको बताना है कि पॉलिटिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स ही जो है हमारी डे टू डे जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करती है, और गवर्नमेंट को कैसे रेगुलेट करना है, गवर्न करना है, बेसिकली ये भी जो है वो पॉलिटिक्स से ही डिसाइड होता है, और यही जो है वो मेन मेन प्रॉब्लम सुनती है। अब हमने कौन सा तरीका अपनाया, हमने डेमोक्रेटिक तरीका अपनाया। ठीक है, जहाँ पर हमने नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट और कॉपरेशन तरीके से चले, सबकी बात वगैरह सुनी, और इंडिपेंडेंट, और हमने क्या कहते हैं उसको, सेकुलरिज्म वाला तरीका भी अपनाया था, है ना। पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की तरह हमने नहीं किया था, है ना, सेकुलर कंट्री रहे हम। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमने यूज़ करी है। मतलब ये तरीका और भी लिख सकते हो वैसे आप, कि हमने सोशलिज्म, आप वही लिख देना, डेमोक्रेटिक तरीका यूज़ करा, यानी मेथड यूज़ करा, रूट जो है वो हमने लिया, डेमोक्रेटिक लिया, सोशलिस्ट लिया, और सेकुलर लिया, है ना।
ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो आप लिख सकते हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से लिखे हुए हैं वो भी हम देख लेते हैं। ओके जी, इसके अंदर एज सच वाइल द कंपटीशन द पावर, वही बता रखे हैं। इसमें नॉर्मल दे रखे हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटी जो होती है वो डिसाइड करती है, बट इसमें एनी टू कोई कोई पॉइंट आप अलग से इसके अंदर लिख सकते हो। मैंने आपको मेन मेन पॉइंट ही बताए हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया, बट मैं फिर भी देख लेता हूँ इसके अंदर क्या है। देयर शुड ऑलवेज अ डिफरेंट पॉलिसी ऑल्टरनेटिव चूज फ्रॉम देम। अच्छा, तो ये है कि आप बोल देना कि इंडियन डेमोक्रेसी ने क्या किया, पहले तो लोगों को चॉइस वगैरह दी, ये भी एक मेथड यूज किया हमने, मल्टी पार्टी सिस्टम अपनाया, तो वही डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिख देना जो भी रूट हमने अपनाया था डेमोक्रेसी इंडिपेंडेंस के बाद। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, जवाहरलाल नेहरू का रोल इन फॉरेन पॉलिसी। ऊपर ही हमने देख लिया था, वही देखो सारे पॉइंट कि अपनी सॉवरेनिटी को करना, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो क्या कहते हैं उसको, प्रोटेक्टिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन करना। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये बताना, अब देखो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को है ना कभी भी रीड मत करना, पैराग्राफ से क्वेश्चन नहीं बनते कभी कभार, डायरेक्टली जो है वो ऑप्शन पढ़ा क्वेश्चन पढ़ा करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दी नॉट द डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसमें से कौन सा नहीं है, पॉलिटिकल भी है, सोशल भी है, पॉलिटिकल भी है, कल्चरल भी और इकोनॉमिक भी है, एथिकल नहीं है। एथिकल ग्लोबलाइजेशन कुछ नहीं होता, एथिकल ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सा ग्लोबलाइजेशन की से रिलेटेड नहीं है, गलत बताना है मतलब। तो इसमें ओके, क्या जो ग्लोबलाइजेशन है उसके अंदर जो आइडिया होता है, कैपिटल होता है, कमोडिटी होता है, पीपल का फ्लो होता है, होता है। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट कल्चर इन द डिफरेंट कंट्री, बिल्कुल कल्चर को भी अफेक्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन। सी से पहले डी पढ़ते हैं। व्हेन द मेजर इकोनॉमिक इवेंट टेक प्लेस इट देयर इम्पैक्ट कैन बी फील्ड इन द ग्लोबल लेवल, जब कुछ एक चीज कंट्री में कुछ होती है तो वो कभी कभार दूसरी कंट्री को भी इफेक्ट करती है, बिल्कुल करती है ना। जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करा था तो उसके बाद जो है वो प्राइसेस जो है वीट के बढ़ गए थे, हमें पता नहीं चला बट अमेरिका वगैरह में बढ़ गए थे क्योंकि सप्लाई वहीं से ही होता था। यस और नो, यूएस और जो हमारा यूक्रेन और रशिया है वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता था वीट का, तो बट जब अब पहले वो एक्सपोर्ट करती थी, अब एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही। यूएस ने भी बोला था कि हम आपका एक्सपोर्ट वगैरह लेंगे नहीं, तो इसलिए प्राइसेस बढ़ गए थे। तो यानी हाँ, एक जगह पर कोई चीज़ होती है तो वो पूरी दुनिया को अफेक्ट करती है। इसमें लिखा है कि इट अफेक्ट ऑल द कंट्री इक्वली, नहीं, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया। जब रशिया ने उस पे यूक्रेन पर अटैक किया था, तो क्या हमको भी उतना ही इम्पैक्ट पड़ा जितना यूक्रेन को पड़ा? क्या हमको उतना इम्पैक्ट पड़ा जितना यूएस को पड़ा? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए इक्वली नहीं होता, अनइक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो किस चीज़ से डील नहीं करता? कैपिटल के फ्लो पे डील करता है, फ्लो ऑफ आइडिया डील करता है, फ्लो ऑफ पीपल डील करता है, फ्लो ऑफ रिवर, नहीं, गलत है ये। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज वास्टली इवन, अनइवन, रीजनल या डिस्क्रिमिनेटरी। अनइवन, अभी अभी ऊपर हमने देखा था कि सारा जो है वो एक वो नहीं होता, अनइवन होता है, देखो लिखा भी है अनइवन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये मैप वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपको स्टेट जो है याद है वो लिख दो। तो ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये बिहार हो गया, ये यूपी हो गया और ये हरियाणा हो गया। हरियाणा ही है ना, हाँ, क्योंकि बड़ा दे रखा है, छोटा अगर बिल्कुल होता दिल्ली करता, और हरियाणा है। बाकी क्वेश्चन देख कर और अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। ऊपर दे रखा है शायद फर्स्ट, फर्स्ट दे रखा है कि जो चौधरी चरण सिंह थे वो कहाँ से थे। चौधरी चरण सिंह जो थे वो हमारे हरियाणा से थे। ओ सॉरी, हरियाणा कह रहा हूँ मैं, माफ़ी चाहूँगा, यूपी से थे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह जो थे वो हमारे यूपी से थे। क्लियर हो गया ये? ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि ये बताओ कि जगजीवन राम जो थे वो कहाँ से थे, वो जो थे वो बिहार से थे। ठीक है, नक्सलाइट स्टेट जो है वो द स्टेट वेयर द नक्सलाइट्स वर वेरी एक्टिव, ये जो हो गया हमारा वेस्ट बंगाल हो गया। और लोकसभा के अंदर जहाँ पर एक भी सीट नहीं मिली थी दैट इज़ हरियाणा। ठीक है, क्योंकि यूपी के अंदर मिली थी, हरियाणा के अंदर एक भी सीट नहीं मिली थी। और कुछ मतलब 1977 के इलेक्शन में, ये मैं जब चैप्टर, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में है चैप्टर वाइज जब एक्सप्लेन करूंगा तो पूरी स्टोरी समझाना सही रहेगा, क्योंकि अभी मैं अगर 77 का आपको बहुत डीप में बताऊंगा आप बोलोगे सर अननेसेसरी वीडियो बड़ी हो रही है, तो इस वजह से। तो 1977 के अंदर याद रखना, जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी हरियाणा में, और राजस्थान में और एमपी में एक एक सीट मिली थी। ये भी याद रखना कि एक एक सीट मिली थी। अब देख लेते हैं कि मैंने जो बताया सही है। पहले का उत्तर प्रदेश था, ठीक है, बिहार वो जगजीवन राम हो गए, हमारे नक्सलाइट वेस्ट बंगाल हो गए, और हरियाणा जो है वो हमारे कौन थे हमारे, हरियाणा क्या था वो, एक सीट जीते थे यहाँ से। ठीक है, चलो। अच्छा, मुरारजी देसाई कहाँ से है? ये तो पता ही होगा आपको, मुरारजी देसाई कहाँ से है, गुजरात से है ये हमारे, और स्टूडेंट मूवमेंट भी लड़ किया था इन्होंने 74 75 में। ये मैं जो विजुअली इम्पेयर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए भी करवा रहा हूँ,
आपका भी आ सकता है वन वर्ड में, तो इसलिए देख लो इसको। नक्सलाइट वही बता चुका मैं आपको, वेस्ट बंगाल हो गया। और हमारे चौधरी चरण सिंह हो गए यूपी के अंदर से। स्टेट फ्रॉम वेयर दी कांग्रेस जो है वो एक ही सीट जीत पाई थी, सिर्फ ओनली वन सीट जीत पाई थी 1977 के इलेक्शन में। तो बता चुका हूँ, राजस्थान और मध्य प्रदेश में से कोई भी मार्क कर सकते हो। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पिक्चर में, इस पिक्चर के अंदर जो है कोई भी बंदा, उसके नाम बता दो। सबसे इजी जो है वो ये है, इनको भारत रत्न भी मिला है ना? क्या नाम है इनका? एल के अडवाणी। इन्होंने ही, आप देखोगे ध्यान से, आपको शायद दिख ना रहा हो यार, एक तो लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा वो पड़ रहा है ना, पड़ रहा है क्योंकि मैंने अलग अलग पीडीएफ खोल रखी है, ठीक है। चलो ये मैं जो काम की नहीं है उस पीडीएफ को बंद कर देता हूँ, क्योंकि लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये भी मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, है ना? अलग अलग पीएम के वो मैं सेंड कर दूंगा, देख लो इसको बस। ओके, हाँ ये भी क्लोज कर देता हूँ, थोड़ा शायद सही रहे। तो ये तो हो गए हमारे। ये आपसे पूछा गया है कि कोई भी लीडर का नाम बता दो, जिस आइडेंटिफाई द लीडर हु इज होल्डिंग दी। क्या होल्डिंग दी? होल्डिंग क्या कर रखा उन्होंने, ये तो देखो। होल्डिंग दी के बाद तो लिखा ही नहीं है। होल्डिंग दी रथ यात्रा। रथ यात्रा का किसने ले रखा है? रथ यात्रा इन्होंने ले रखा है। एल के अडवाणी नाम है इनका, ठीक है। भारत रत्न भी मिला है इन्हें अभी। दूसरा कि विच पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज दी रथ यात्रा? बीजेपी, है ना? एल के अडवाणी बीजेपी से ही है, बीजेपी। नेक्स्ट है आपका कि आइडेंटिफाई द नेम एंड द टू प्राइम मिनिस्टर शोर इन द कार्टून। चलो, एल के अडवाणी, वो तो वैसे एल के अडवाणी पीएम तो रही नहीं थे। ये हो गए हमारे ज्योतिबा वासु, जो वीपी सिंह, सॉरी, ये हो गए हमारे वीपी सिंह। और वीपी हटाओ, ये थे हमारे, कौन थे यार ये तो हमारे हो गए, मैंने अभी अभी बताया वीपी सिंह हो गए। ये हो गए चौधरी चरण सिंह। अच्छा यार, बताओ, चौधरी चरण सिंह भूल रहा हूँ मैं। ठीक है, चौधरी चरण सिंह हो गए हमारे। ओके। और भी है, बट इतना वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत सारे अच्छा, अरे यार चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह कह रहा हूँ मैं, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर माफी चाहूंगा, ये हमारे चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर, मैं चंद्रशेखर और चौधरी चरण सिंह में कंफ्यूज हो गया, चंद्रशेखर है। यस सर नो? चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, ये भी अ, चलो विजुअली इम्पेयर्ड वाला है, वो देख लेना, दिख ही रहा है आपको, तो क्वेश्चन देख लेना। अब आते हैं बड़े क्वेश्चन पे। इंडिया और यूएस के रिलेशन वगैरह को बताना है आपको, कि कौन सी चीज़ें जो है वो इंडिया और यूएस में, इंडिया और रशिया के रिलेशन वगैरह में कौन सा ट्रस्ट और कॉमन उस पर चल रहा है। तो इसमें पता है आपको क्या बताना है? कि रशिया का, पीडीएफ खोलता हूँ मैं इसकी, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी कवर करवा रखा है, बट मैंने डायरेक्टली ये खोला है ना पीडीएफ, तो देखो ये वाला लिखना है आपको। ठीक है, कि रशिया को इंडिया से क्या फ़ायदा हो रहा है, इंडिया को रशिया से क्या फ़ायदा हो रहा है। वो ये कश्मीर इशू पे हमारी हेल्प करता है, ऑयल वगैरह में देता है ना? मिलिट्री वेपन वगैरह भी हम यहीं से मंगा रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन वगैरह भी शेयर करता है टेररिज्म से रिलेटेड, अगर उनके पास कोई होती है। चाइना के साथ बैलेंस करने में हेल्प कर रहा है, और सेंट्रल एशिया का एक्सेस वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। रशिया को क्या फ़ायदा हो रहा है? उनके वेपन हम खरीद रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो, सप्लाई न्यूक्लियर एनर्जी टू इंडिया, वो हमको सप्लाई कर रहा है। साइंटिफिक प्रोजेक्ट में भी कोलैबोरेशन वगैरह होता है, ठीक है। और हम भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, अब तो ये भी लिख सकते हो, हम भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे कभी कभार रशिया का सपोर्ट करते हैं, जैसे उसने यूक्रेन वगैरह पे अटैक करा था जब, ठीक है। तो ये भी लिख देना आप। तो यही वाली बात पूरी की पूरी लिखी हुई है, और दोनों की दोनों जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है। बाकी प्रॉपर आंसर जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो बाकी आप ये रीड कर लेना। और आ जाते हैं दूसरे पे, कि शॉक थेरेपी और थ्री इफेक्ट क्या थे शॉक थेरेपी के, थ्री क्या छः बता रखे हैं मैंने पूरे के पूरे आपके इसमें। तो इसमें 11 सेल बता देना, कि 11 सेल हुई थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन गई थी, प्राइवेट ओनरशिप आ गई थी, है ना? जो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी, जो हाँ स्टेट ओन्ड होती थी, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उसको खत्म करके प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप आ गई थी, प्राइवेटाइजेशन आ गया था, कलेक्टिव फार्म आ गए थे, है ना? और साथ में और क्या लिखोगे आप? शॉक थेरेपी का परिणाम क्या निकला था? जो बैंक था ना हमारे उसका, यूएसएसआर का, वो करप्ट वो हो गया था, बैंक करप्ट हो गया था। जो सेकंड लार्जेस्ट बैंक था, इंडिका बैंक था, वो भी जो है वो खत्म हो गया था। और लोगों की सेविंग वगैरह खत्म होती जा रही थी, माफिया एमर्ज हो रहा था हमारे यूएसएसआर में। ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो शॉक थेरेपी के बाद आए थे। ओके जी, क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। सबसे पहले, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी ऐसी ऐसे ऐसे इशू जो सिंगल जो कोई कंट्री है वो सॉल्व नहीं कर सकती, बहुत सारे हैं। टेररिज्म, है ना? एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग,
एग्जिस्टिंग और क्या लिखोगे इसमें, और भी वो दे रखे हैं, थ्रू द वर्ल्ड कल्टिवेटेड एरिया, है ना, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है वो, है ना, और क्या लिखोगे, वाटर क्राइसिस। ये सारी की सारी प्रॉब्लम ऐसी है, नेचुरल जो हमारे फॉरेस्ट वगैरह खत्म हो रहे हैं, है ना। ये एक कंट्री, अगर मान लो अगर पूरी दुनिया में एक ही ऐसी कंट्री बच जाए जो अपने फॉरेस्ट को बचा रही है, बाकी सारे बंदे अपनी कंट्री अपनी फॉरेस्ट काट दे, तो क्या फ़ायदा होगा, नहीं ना। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो सारी की सारी कंट्री को हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो ये वही लिखी है, फॉरेस्ट वगैरह और डेथ वगैरह जो हो रही है फूड की वजह से, फूड वगैरह नहीं मिल पा रहा लोगों बच्चों को, और वही एनवायरनमेंट वगैरह, ये सारी कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख लो यार। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, मतलब इतनी बार रिपीट हो गया है फिर भी रिपीट हो जाता है वाला क्वेश्चन, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि देखो, पूरे वर्ल्ड में आप अगर देखोगे तो दो अलग अलग उसमें बटा हुआ है, नॉर्थ में और साउथ में, है ना। कॉमन बट डिफरेंशिएट, नॉर्थ की जो भी कंट्री है ना, वैसे हम भी नॉर्थ में है बट हम साउथ एशियन कंट्री मानते हैं अपने आप को, साउथ उसका पार्ट मानते हैं हेमिस्फेयर का। तो अब ये समझाऊंगा फिर वही बात आ जाती है, बहुत डीप चला जाएगा, बट इतना देखो कि कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है, हम बोलते हैं कि जो हमारी डेवलप कंट्री है ना, या जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आती है, वेस्टर्न कंट्री है, उन्होंने अपना डेवलपमेंट पहले ही डेवलपमेंट किया है उन्होंने, ठीक है, उनका डेवलपमेंट पहले ही हो चुका है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और रीजन कैसे हुआ उनका, रीजन क्या था, रीजन था कि उन्होंने बहुत ज्यादा एक टाइम पे पेट्रोल और ये जो है वो कोल, इन सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया, ठीक है। और हम तो अभी कर रहे हैं, अभी हमारा पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ नहीं है। तो हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम एनवायरनमेंट को बचाना नहीं चाहते, या हम जो है वो कोल का बहुत ज्यादा यूज करेंगे, नहीं। हम एनवायरनमेंट को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है, हमारी भी, हम मानते हैं, बट कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब है, डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जितना आप करोगे उतना ही हम करेंगे। मेरे कहने का मतलब, नेपाल का एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए यूएस बोलता है कि जी हम है ना अपना 50% इंडस्ट्री जो है ना वो बंद कर रहे हैं। नेपाल को भी बोला जाता है कि बंद करो, ये तो बेवकूफ़ी है ना, क्योंकि नेपाल ने इतना, अभी तो वो इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, हुई थोड़ी ना उसकी इकोनॉमी ग्रो। यहाँ भी बोला जाए कि अमेरिका बोले कि नहीं हम तो है ना ईवी पे शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार वगैरह बनाएंगे, 50% बनाएंगे और 50% पेट्रोल पे चलने वाली, आप भी यही करो। इम्पॉसिबल है नेपाल के लिए ये करना, क्यों, क्योंकि नेपाल क्या, हमारे लिए भी करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी भी इकोनॉमिक कंडीशन जो है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। वो नॉर्मल मतलब प्राइस जो होते हैं थोड़े से हाई होते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, है ना। अवेलेबिलिटी नहीं है, या हमारे यहाँ पर जो है वो लिथियम बैटरी का प्राइस ज़्यादा है, जो भी सारे के सारे रीज़न है। तो यही मैं समझा रहा हूँ कि कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यही बोलते हैं, यस सर नो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, और चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द 3 चैलेंजेस ऑफ द इंडिपेंडेंस फेस्ड बाय द इंडिया इमीडिएटली। सेकंड बुक की चैप्टर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ में। आपको ये बताना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे, मतलब कौन से इमीडिएट थे। तो पहली बात तो ये है कि इंडिया को यूनाइट रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था, ये एक प्रॉब्लम थी जो इंडिपेंडेंस के बाद फेस कर रहे थे, है ना, इंडिया को जो है वो यूनाइट रखना। दूसरी बात है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना, और तीसरी बात है ऐसा डेवलपमेंट करना जो सबके लिए हो, जो एंटायर सोसाइटी के लिए हो, कुछ लोगों के लिए ना हो, ठीक है। तो ये 3 चैलेंजेस जो है वो हम फेस कर रहे थे। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी का रोल बताओ कम्युनल वायलेंस को जो है वो मतलब कम करने में। तो आपको बताना है कि 1947 के बाद बहुत सारे जो है वो अलग अलग जगह पे इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन हुए थे, बट गांधी जी वहाँ पर नहीं गए थे। वो बार बार जो है वो वायलेंस खत्म करने की बात कर रहे थे, कम्युनिटी को सेव करने की बात कर रहे थे। जो भी वायलेंस जहाँ पर ज़्यादा हुआ था वहाँ पर जा रहे थे, जो भी जो भी जिन लोगों के साथ भी गलत हुआ उनसे बात वगैरह कर रहे थे, है ना। और जो भी लोग जो है अपना घर छोड़ के भागे थे उनको बोल रहे थे कि आप वापस आ जाओ। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। एक तरह से आप देखा जाए तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो इसको, क्योंकि ये कोई ऐसा बुक के अंदर बहुत ज़्यादा बॉक्स के अंदर दे रखा है, ये बहुत पर्टिकुलर नहीं बता रखा बुक के अंदर भी इसके बारे में। बाकी मैं पीडीएफ इसकी दे ही दूंगा, तो देख ही लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बताओ कि आउटसाइडर को लेकर असम के अंदर एक मूवमेंट चला था। तो मैं आपको बता दूं असम के अंदर क्या हुआ था कि एक ग्रुप था स्टूडेंट का जिनका नाम था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, आसू। इन्होंने बोला था कि है ना जो आउटसाइडर है ना वो हमारी जॉब खा रहे हैं। आउटसाइडर से मेरे कहने का मतलब है बंगाली, बंगाली नहीं बांग्लादेशी। जो बांग्लादेशी है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में घुस रहे हैं, असम में जा रहे हैं, असम के लोगों की जॉब खा रहे हैं, उनका कल्चर खत्म। आपको एक मजे की बात बता दूं, अब आप जाना असम में, असम क्या, आप त्रिपुरा जाना, अगर कभी आपको मिलता है टाइम, आप त्रिपुरा जाना, आप हैरान हो जाओगे। आपको दिखेगा कि मैक्सिमम लोग वहाँ पर तमिल बोल, वो क्या तमिल कह रहा हूँ, बंगाली बोल रहे हैं। मतलब आपको लगेगा मैं त्रिपुरा में ही खड़ा हूँ ना।
पता है ऐसा क्यों? वो सारे जो बांग्लादेशी है वो इन्फिल्ट्रेशन करके जो है वो सबसे पहले त्रिपुरा में घुसते हैं, फिर ऊपर जाके असम में घुसते हैं। तो इसीलिए असम के अंदर मूवमेंट चलाया गया था कि जी हमारा कल्चर खत्म हो रहा है, लैंग्वेज खत्म हो रही है, हमारी रिसोर्सेज वो ले रहे हैं, ठीक है? और वो जो है वो अब उनको भगाया भी नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि अब पॉलिटिशियन को पता चल गया उनके बांग्लादेशियों ने तो अपने आईडी वाईडी बनवा ली है ना? तो अब बांग्लादेशी के पास वोटिंग पावर आ गई, है ना? झूठे ही बनवा लिए, बट बनवा लिए, और एक बार बन गया तो बन ही गया आपका। तो झूठा आईडी कार्ड बनवा लिया उन्होंने, और इसकी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टी, अब उनको भी उनकी लालच वो भी करनी पड़ रही है कि भाई ये वोट चाहिए इनके, तो इनके लिए करना पड़ेगा, इनको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आपको भगा देंगे। तो इसके लिए ही जो है वो आंसू ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने एक पूरा प्रोटेस्ट करा था। तो ये पूरा वो है, रीजनल एस्पिरेशन का चैप्टर है, पूरा बताऊंगा मैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करे हैं तो उसके कर दूंगा जब। नेक्स्ट है कि रीजनल एस्पिरेशन इज वेरी मच पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपको बता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों ही दे रखे हैं वाले, कि जो रीजनल एस्पिरेशन होती है ना एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है वो होती है जहाँ पर सब लोगों की बातें सुनी जाए, और सब लोगों की बातें जो है वो डेमोक्रेटिक एक पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है? बिना लोगों की बात सुने रीजनल एस्पिरेशन पूरी करे, हम नहीं कह सकते कि एक कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है। तो यही सारी की सारी बातें लिखी हुई है कि खासकर इंडिया के केस में, इंडिया एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, उनकी अलग अलग डिमांड है, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है, ताकि एक लोगों की रीजन एस्पिरेशन जो है फुलफिल हो, और डेमोक्रेटिक जो हमारी पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो, और डेमोक्रेसी ज़्यादा स्ट्रांग हो। आई होप ये पूरा का पूरा पेपर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। 10 बजे मिलेंगे शाम को, जहाँ पर जो हमारा पेपर है हिंदी, क्या कहते हैं उसको, एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 के, ठीक है? फर्स्ट ओके, सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, ओके? तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।